भी काम करती हूँ तो ढंग से करती हूँ। सविता दीदी की तरह पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचती। तो क्या हुआ, अगर मैं बचत करती हूँ, अगर थोड़े पैसे बच भी रहे हैं तो इसमें खराबी क्या है? बेफजूल खर्ची से तो मेरा बचत करना सही है ना। चुप चुप रहो तुम दोनों। सुबह सुबह किच किच शुरू कर देती हो दोनों। लगता है दोनों मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दोगे। सुबह का समय है। घर में दो बहुएं दिखाई दे रही हैं। रीमा छोटी बहू फोन पर अपने पति से बात कर रही है। बड़ी बहू सविता झाड़ू लगा रही है। अरे सुनो, मैंने सोचा है इस बार रसोई घर के लिए मसाले हम किसी बड़े मॉल से खरीदेंगे या फिर ऑनलाइन मंगवा लेंगे। घर के मसालों में खाने का स्वाद नहीं आता। हम रसोई के सभी पुराने डिब्बे भी बदल देंगे। पुराने डिब्बों से रसोई की चमक कम लगती है। सविता ये सुनकर हल्के से मुस्कुराती है और अपना काम काज करती रहती है। तभी उनकी सास सुमित्रा की आवाज आती है। बड़ी बहू, छोटी बहू, दोनों यहाँ आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों बहुएं जल्दी से सास के पास पहुँच जाती है। कहिए माँ जी, क्या बात है? सुनो, अगले हफ्ते हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं और तुम्हारे पिताजी मेहमानों के साथ व्यस्त रहेंगे। रसोई घर की पूरी जिम्मेदारी तुम दोनों बहुओं की है। ओह वंडरफुल सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब दंग रह जाएंगे। रीमा, मैं जानती हूँ तुम कितने ध्यान से खाना बनाती हो। दाल गैस पर चढ़ाकर तुम सजने संवरने बैठ जाती हो और दाल जला देती हो। हाँ माँ जी, आप सही कह रही है। जली दाल देखकर सभी दंग तो रह ही जाएंगे ना। तुम चुप रहो बड़ी बहू, तुम भी कम नहीं हो। मोबाइल पर सास बहू के सीरियल देखने के चक्कर में नमक की जगह चीनी डाल देती हो, तो कभी चाय में चीनी की जगह नमक। मैं तो कोई भी काम करती हूँ तो ढंग से करती हूँ। सविता दीदी की तरह पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचती। तो क्या हुआ, अगर मैं बचत करती हूँ, अगर थोड़े पैसे बच भी रहे हैं तो इसमें खराबी क्या है? बेफजूल खर्ची से तो मेरा बचत करना सही है ना। चुप चुप रहो तुम दोनों। सुबह सुबह किच किच शुरू कर देती हो दोनों। लगता है दोनों मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दोगे। देखना, मैं जो खाना बनाऊंगी उसकी बात ही अलग होगी। सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। मैं जो खाना बनाऊंगी उसमें घर के पिसे मसालों का स्वाद होगा। ऑनलाइन मंगवाए मसालों में भी भला कोई स्वाद होता है? चमक नए डब्बे से नहीं, खाने के स्वाद से बढ़ती है। तो आप मेरी बातें सुन रही थी? ये अच्छी बात नहीं है दीदी, किसी की पर्सनल बातों को छुप छुप कर सुनना। मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारी आवाज इतनी तेज थी कि मैंने तो छोड़ो, सारे मोहल्ले ने तुम्हारी बात सुन ली होगी। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुम दोनों से सीखे। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुमित्रा पूजा कर रही थी, तब दोनों बहू खाने की टेबल पर भिड़ जाती है। माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी प्यारी बहू को समझा दे कि काम ठीक ढंग से किया करे। चाय में शक्कर तो ठीक ढंग से डालनी भी नहीं आती। माँ जी, मैंने तो शक्कर बहुत ही नाप तोल कर डाली है। पता नहीं इसको क्या शिकायत रहती है। इसको तो लड़ने का बहाना चाहिए बस। तुम दोनों सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। हे भगवान, पता नहीं इस घर में चैन कब आएगा। दोनों बहुएं तो जैसे एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी है। तुम दोनों झगड़ते रहो, हमें तो दुकान जाना है। मोहित, जल्दी नाश्ता करो, हमें निकलना है। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। नाश्ता कर लिया है। लेकिन आपने अपना नाश्ता खत्म नहीं किया है। तुम्हारी बकबक से हमारा पेट भर गया है, अब इसमें जगह ही नहीं बची। मोहित,
चलो हम दुकान पर ही नाश्ता कर लेंगे। चलो। दोनों भाई बिना नाश्ता किए ही दुकान के लिए चले जाते हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। रात के खाने के समय एक बार फिर, अरे रीमा, दाल इतनी पतली क्यों है? बिल्कुल पानी जैसी लग रही है। आदमियों के खाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। और इस सब्जी को तो देखो, देखो कितना मसाला है इसमें। सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। ओह, आपकी सब्जी तो जैसे 5 स्टार होटल जैसी होती है। ऐसी बेस्वाद सब्जी तो कोई मरीज भी नहीं खाएगा। अब तुम दोनों में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। हम तुम दोनों को समझा समझा कर हार गए हैं। अब तुम दोनों अपनी रसोई अलग अलग कर लो। बस, बड़ी बहू छोटी बहू, तुम दोनों के इस छोटे छोटे झगड़ों की वजह से तो घर टूटने के कगार पर पहुंच गया है। अरे बड़ी मुसीबत झेल कर हमने इस घर को बनाया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। बरसों सहज कर रखे इस घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। पिताजी, झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया। दीदी ही हमेशा झगड़े की शुरुआत करती है। माँ जी, आप तो जानती ही है, मैं हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने और बनाने की कोशिश करती हूँ। इसी कोशिश में स्वाद थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? बेटा, परिवार बांटने में कोई सुख नहीं मिलता। जब परिवार बंटता है तब घर घर नहीं रहता, सिर्फ मकान रह जाता है। इसी रोज रोज के झगड़े की वजह से मैंने दोनों बहुओं का काम बांटा हुआ है। एक सुबह और दिन का खाना तैयार करती है तो दूसरी रात का। लेकिन फिर भी ये झगड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। रात को राजेश और सविता कमरे में बैठे बात कर रहे थे। देखो जी, अब मुझे सहन नहीं होता। रीमा अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा ही रौब दिखाती है। अब या तो हमें अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। सविता, तुम बड़ी बहू हो। तुम क्यों नहीं समझती कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और माँ भी बूढ़ी हो रही है। अगर ऐसे में हम अलग हो गए तो उनका इस बुढ़ापे में क्या होगा? हाँ? ये मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो घर में शांति और इज्जत चाहिए। वो रीमा के साथ रहते रहते मुझे कभी नहीं मिल सकती। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन परिवार की इज्जत का कोई ख्याल है तुम्हें? सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं हमारे घर में रोज लड़ाई होती है। सारी इज्जत बढ़ाने का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? कोई इस घर की छोटी बहू को क्यों नहीं कहता? बहुत घमंड है महारानी को अपनी अमीरी का। मैं भी किसी गए गुजरे खानदान की नहीं हूँ। सुमित्रा और रामनाथ आपस में बात कर रही है। सुनिए जी, ये घर टूट जाएगा। आप कुछ कीजिए। बहुओं का झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों रोज कोई ना कोई बात पर झगड़ती ही रहती है। किसी ना किसी बात को लेकर महाभारत शुरू कर देती है। सुमित्रा, मैंने अपनी सारी जिंदगी परिवार को जोड़े रखने में लगा दी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जहां हमें परिवार के साथ की बहुत जरूरत है, मैं इस घर में दरार देख रहा हूँ। बेटों पर भी असर पड़ रहा है। राजेश कितना चिड़चिड़ा हो गया है और मोहित बेचारा हर वक्त दबा दबा रहता है। अगर समय रहते इन्हें समझाया नहीं गया तो ये परिवार बिखर जाएगा। दोनों चिंता में डूब जाते हैं। भविष्य का डर दोनों के मन में भारी कर गया। अगले दिन राजेश और मोहित दुकान पर चले जाते हैं। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। दीनानाथ जी छत पर पानी की निकासी देखने जाते हैं। उतरते समय उनका पाँव फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं। बड़ी बहू, छोटी बहू, जल्दी आओ दौड़कर, तुम्हारे पिताजी सीढ़ियों से नीचे गिर गए हैं। रीमा और सविता दोनों दौड़कर आती हैं। दीदी, पिताजी के सिर पर चोट लगी है। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम जल्दी से राजेश और मोहित को फोन करो। उन्हें कहो जल्दी से आ जाए। लेकिन दीदी, जगह जगह पानी खड़ा हो गया होगा।
उन्हें यहाँ आने में देर हो जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या जरूरत थी तुम्हें छत पर जाने की? बहू देखो कितना खून बह रहा है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? माँ जी, आप बिल्कुल ना घबराएं। आप बच्चों को संभालिए, पिताजी को हम देख लेंगे। रीमा दौड़कर कमरे से मेडिकल किट ले आओ जल्दी से। दीदी, जल्दी कुछ करना होगा, खून लगातार बह रहा है। मैं पिताजी के सिर पर पट्टी बांध देती हूँ। रीमा, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हमें पिताजी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं दीदी, मैंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। मेरे मायके में तो ड्राइवर रखे हुए थे। हमें कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही होगा। सविता ने देखा घर के बाहर फुटपाथ पर सब्जी वाला बारिश की वजह से आज आया नहीं था। वो उसकी सब्जी वाली रेहड़ी लेकर आ गई। दोनों बहुओं ने दीनानाथ जी को रेहड़ी पर डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। घबराने की जरूरत नहीं है। सर पर मामूली सा कट है, टांके लगा दिए हैं। पैर पर भी हल्की चोट है। आज इनको यहीं रहने दें, कल आप इनको घर ले जा सकते हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये मेरा फर्ज है। आज बारिश की वजह से हॉस्पिटल तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने जो रेहड़ी पर लाने का आइडिया लगाया सचमुच कमाल का था। डॉक्टर साहब, ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। ये तो हम दोनों ने मिलकर किया है। मैं ये काम मेरी देवरानी रीमा के सहयोग के बिना नहीं कर पाती शायद। रीमा ने देखा कि पहली बार सविता उसकी तारीफ कर रही है। डॉक्टर साहब, ये आइडिया तो सिर्फ सविता दीदी का ही था। इस मुसीबत की घड़ी में मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। दीदी का हौसला देखकर मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आ गई। आप दोनों जेठानी देवरानी का प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जिनमें जेठानी देवरानी में ये प्यार देखने को मिलता है। जहाँ ऐसे एक दूसरे की देखभाल करने वाले हों, उस घर में किसी भी सदस्य का कुछ भी अहित नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके बाद डॉक्टर चला जाता है। तब सविता रीमा से कहती है, रीमा, अब बारिश रुक गई है, तुम घर चली जाओ। माँ चिंता कर रही होगी ना? तुम उन्हें जाकर बताओ कि पिताजी अब बिल्कुल ठीक है। मैं यही रुकती हूँ। दीदी, आप घर चली जाए, मैं यहाँ पर रुकती हूँ। रीमा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। तुम घर जाओ, बच्चे और माँ जी घर पर अकेले हैं। तुम उन्हें अच्छे से संभाल लोगी। राजेश और मोहित को भी बता देना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी बिल्कुल ठीक है। रीमा घर आ जाती है। उसे देखकर सुमित्रा दौड़कर रीमा के पास आती है। बहू कैसे है वो? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने राजेश और मोहित को फोन कर सब बता दिया, वो आते ही होंगे। हाँ जी, पिताजी बिल्कुल ठीक है, बस जरा सी सिर में चोट है और थोड़ी पाँव पर। आज वो वही हॉस्पिटल में रहेंगे। डॉक्टर उनको कल छुट्टी देंगे। सविता कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसने बड़ी हिम्मत दिखाई है इस मुसीबत की घड़ी में। हाँ माँ जी, आज मैंने देखा सविता दीदी की हिम्मत को। बहुत हिम्मत वाली है वो। मैंने हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आज उनकी हिम्मत और अनोखी तरकीब ने पिताजी की जान बचा ली। हाँ बहू, कभी कभी छोटा आइडिया बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो दीदी ने ही बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं उनके जैसी कभी नहीं बन पाऊंगी। मैंने उनसे चिढ़कर इस परिवार को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी घर में मोहित आ जाता है। आते ही वो रीमा से पिताजी का हाल चाल पूछता है। रीमा उसको सारी बात बताती है। मोहित, राजेश कहाँ है? हाँ भैया, हॉस्पिटल गए हैं। उन्होंने मुझे घर भेज दिया। घबराओ नहीं, माँ और हम सब शाम को हॉस्पिटल चलते हैं। रीमा, तुम यहीं घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखना। राजेश हॉस्पिटल पहुंचता है। सविता राजेश को देखकर उसके गले लग जाती है
और रोने लगती है। सविता, पिताजी कैसे हैं? तुमने हमें खबर क्यों नहीं की? तुम पिताजी को हॉस्पिटल कैसे लेकर गई? सारी सड़कें तो पानी से भरी हुई हैं। पता नहीं ये मुझसे कैसे हो गया। उस समय पिताजी के सिर से काफी खून बह रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बाहर सब्जी वाले की रेहड़ी पर पिताजी को ले आई। ये तुमने अकेले कैसे किया? हाँ, कमाल कर दिया तुमने तो। ये मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ रीमा ने भी सहायता की। ये काम मेरे अकेले के बस का नहीं था। अरे वाह, देवरानी और जेठानी एक साथ, ये तो और भी ज्यादा हैरानी की बात है। आखिर तुम दोनों एक बात पर सहमत कैसे हो गए? ये हमारी नासमझी थी, जो हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। आज अगर रीमा मेरे साथ ना होती तो अनर्थ हो जाता। तभी वहाँ सुमित्रा और मोहित पहुँच जाते हैं। मुझे तुम दोनों बहुओं पर नाज है। रीमा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। तुम रीमा की तारीफ कर रही हो, यही तो बड़प्पन की निशानी है बेटा। हमें रीमा ने सब बता दिया कि कैसे आपने आज अपनी तरकीब से अनहोनी को होनी में बदल दिया। इसके बाद सभी दीनानाथ जी को मिलते हैं। उसके बाद मोहित और सुमित्रा घर आ जाते हैं। अगले दिन दीनानाथ जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। मैं आज अपनी इस चोट से बहुत खुश हूँ। आज इसकी वजह से मेरा परिवार एक हो गया। बुढ़ापे में बेटों का बहुत सहारा होता है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी बहुएं मेरा सहारा है। देखो बिटियो, हर घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। झगड़े कभी खत्म नहीं होते, लेकिन प्यार और त्याग से हर दरार भरी जा सकती है। कल तुम दोनों ने जो किया वो इसी की शुरुआत है। यही असली गृहस्थी है। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, अब ये घर कभी नहीं टूटेगा। ये घर नहीं, हमारा मंदिर है। दीदी, आज से हम सारा काम बांट कर करेंगे, ताकि किसी को लगे नहीं कि कोई कम या ज्यादा कर रहा है। हम कभी एक दूसरे के खाने में कमी नहीं निकालेंगे। अगर कमी हुई भी तो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज मुझे लग रहा है मेरा घर फिर से बन गया। मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। पिताजी, अब इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगे। दीदी, आप ठीक कह रही हो। लोग हमारे बारे में बहुत सी बातें करेंगे। उनको तो लड़ाई देखने में मजा आता है, लेकिन अब हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ रीमा, अब हम दिखा देंगे कि हमारा घर एकता से भी चल सकता है। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। दीनानाथ जी भी ठीक हो जाते हैं। एक दिन सुमित्रा अपने घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा रखवा देती है। सविता, रीमा, तुम दोनों सुनो। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब हम घर में भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा करवाएंगे। कथा के बाद खाने पीने का भी इंतजाम करना है। ये सब कुछ तुम दोनों को देखना है। मोहल्ले में अपनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझी तुम दोनों? माँ, आप चिंता ना करें, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। क्यों रीमा, हम दोनों संभाल लेंगे ना इस काम को? अरे आप बेफिक्र हो जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बस आप मेहमानों के साथ रहिए। घबराओ नहीं, हम दोनों भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। सारा पूजा का सामान, फल फूल मेरी जिम्मेदारी है। बाजार से सारा करियाने का सामान मैं लेकर आऊंगा। घर सजाने की जिम्मेदारी मेरी और दीदी की। रसोई का काम भी हम संभाल लेंगे। शाम को भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा के बाद आए हुए सभी मेहमानों को खाना परोसा गया। सभी ने खाना खाने के बाद दोनों बहुओं की तारीफ की। सुमित्रा जी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। खीर खाने से मेरा मन ही नहीं भर रहा था।
सही कहा बहन जी, मटर पनीर की सब्जी बड़ी कमाल की बनी थी। पिज्जा, नूडल, फिंगर फ्राई, कोल्ड ड्रिंक, सारा इंतजाम बहुत ही बढ़िया था। माँ, नूडल पिज्जा बड़े कमाल के थे, बड़ा मजा आया खाने का। मुझे तो आलू के फ्रेंच फ्राई बहुत अच्छे लगे। सुमित्रा बहन, तुम्हारी दोनों बहुओं ने तो कमाल कर दिया। यहाँ की सजावट ने तो खाने में 4 चांद लगा दिए। ऐसा लग रहा था कि किसी 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। सुमित्रा की दोनों बहुएं अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। रात में सभी मेहमानों के जाने के बाद जब सभी घर वाले खाना खाने बैठे, बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों ही आज के स्टार हो। तुम दोनों के इस बेहतरीन इंतजाम ने सभी का दिल जीत लिया है। माँ जी, खीर, मटर पनीर, पूरी, ये सब मैंने बनाया है। वाह बेटा, गजब का काम किया है तुमने। सभी इंतजाम बहुत बढ़िया था। तुम दोनों में इतना बदलाव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन भगवान की कथा में पिज्जा, नूडल्स, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक का आइडिया किसका था? पिज्जा, नूडल, कोल्ड ड्रिंक का आइडिया मेरा था। मैं तो बस मेहमानों में आए छोटे छोटे बच्चों को खुश करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि बड़े भी साथ लेकर खा रहे हैं, तो मैंने सभी के लिए ऑर्डर कर दिया। पिताजी, क्या आपको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? वाह वाह, इसे कहते हैं देसी खाने के साथ ऑनलाइन खाने का तड़का। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल नया था। मुझे क्या, सभी मेहमानों को अच्छा लगा। मैं तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। अगले महीने मेरी और तुम्हारी माँ की शादी की 35वीं सालगिरह है। तो बेटा, क्या कहते हो जाए एक और देसी पार्टी विदेशी स्टाइल में? हाँ? हो जाए पिताजी, सारा इंतजाम हम देख लेंगे। क्यों रीमा, तैयार हो एक और इम्तिहान के लिए? आई एम ऑलवेज रेडी दीदी। मैं ऑनलाइन खाने की लिस्ट बनाती हूँ। रीमा बहू, सालगिरह अगले महीने है, कल नहीं। तब सभी जोर से हंसने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।